दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हिंदी साहित्य के संदर्भ में एक नया वीडियो आपके सामने फिर लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। यह वीडियो प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा और साथ साथ टीजीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, इस वीडियो से यूपी टेट, सुपर टेट या केबीएस, एनबीएस और आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के लिए यह वीडियो लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि हिंदी साहित्य से हर वीडियो में हर कंपटीशन में क्वेश्चन तो श्योर बन रहे हैं। इस वजह से इसको स्किप न करते हुए पूरा देखें और आप एक नोट्स बनाने का प्रयास करें। टोटल वीडियो हम ट्रिकी वे में आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको वीडियो देखते देखते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद भी कर पाएँ। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे प्रथम जानते हैं हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है, या हिंदी साहित्य किस लिए महत्वपूर्ण है, या हिंदी साहित्य से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। उसी के लिए तो कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे इसके संदर्भ में सबसे पहले फ्रेंच लेखक गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा गया। यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेंच लेखक गार्सा द तासी को। विशेष का ध्यान रखिए, इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 72 भारतीय शामिल है। कितने दोस्तों? 72 भारतीय शामिल है। इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गार्सा द तासी ने जो पहला हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है उसमें कुल कितने भारतीय शामिल हैं? तो 72 भारतीय शामिल हैं। कुल कितने लोग हैं? 738 लोग। ये आप नोट कर सकते हैं। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पुस्तक कौन किया है? तो भारतीय कवि लक्ष्मी शंकर वासड़े ने। ध्यान रखना ये भी पॉइंट। अगला पॉइंट याद रखना, उर्दू कवि करीमुद्दीन ने ताज की राई सुनाई हिंदी के नाम से अनुवाद किया। ध्यान रखना, ताज की राई सुनाई नाम से हिंदी अनुवाद किया। तो इस सेंटेंस को याद रखना, ये सूक्ति के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अगले स्लाइड पर आपको लेके चलते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या दिया गया है? 1877 में, कब की घटना है? 1877 में ठाकुर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी साहित्य का ग्रंथ शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा है, जिसमें उन्होंने 1003 कवियों का वर्णन किया है। हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। अगला पॉइंट, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। ये बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखना। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जो कि हिंदी में लिखा गया है। ये विशेषकर याद रखना आप। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गार्सा द तासी और ठाकुर शिव सिंह के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को व्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है? व्रत संग्रह। किसको? गार्सा द तासी का जो लेखक ग्रंथ है, और ठाकुर शिव सिंह के ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज को। ये विशेषकर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान के नाम से लिखा है। ये भी याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसका प्रकाशन, यानी इसी का प्रकाशन 1988 में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में किया गया, ये मॉडर्न वर्नाकुलर का। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से किया है। ये भी हाईलाइट पॉइंट है, आपको विशेष कर ध्यान रखना दोस्तों। इसमें कुल 952 कवियों का वर्णन है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान की बात कर रहा है। इसमें कुल 952 कवियों का वर्णन है। तो इसी के विषय में इस जो भी आपको पॉइंट हम बता चुके हैं, इसको आप नोट करें या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जॉर्ज ग्रिसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 12 कालखंडों में बांटा है। हाईलाइट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो कितने कालखंडों में बांटा है? 12 कालखंडों में। ये बहुत हाईलाइट पॉइंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को सबसे बड़ा वृत्त कहकर संबोधित किया। किसको?
ध्यान रखना किसने कहा, आचार्य राम शुक्ल ने। अगला देखिए कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास मिस्र बंधु विनोद नाम से लिखा है। ये भी ध्यान रखना, बहुत हाईलाइट पॉइंट है। किस नाम से लिखा है, मिस्र बंधु विनोद नाम से, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना। तो 4 भाग जानने से पहले थोड़ा इसके विषय में समझ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक पिछाड़ी काशी सभा द्वारा 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ लिखा है। इसके कुल 4 भाग हैं। तो पहला वीर गाथा काल 1050 से 1375 तक, दूसरा पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 तक, तीसरा उत्तर मध्यकाल 1700 से आपका 1900 तक, गद्यकाल 1900 से अब तक। ये ध्यान रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। किसने, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा है। क्या नाम है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल। अब यही आपसे क्वेश्चन बना देगा। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद के अनुसार जो हिंदी को 4 भागों में बांटा गया उसका नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप चलिए ध्यान से देखिए। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना है। तो पूछेगा हिंदी का आदि कवि राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, स्वयंभू जी को माना है। सबसे पहले आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। ये बहुत हाईलाइट पॉइंट है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आदिकाल का समय 1000 से 1400 तक, भक्तिकाल का 1400 से 1600 तक, रीतकाल का 1600 से 1800 तक, आधुनिक काल का 1800 से अब तक। ये किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ से बहुत हाईलाइट पॉइंट बनता है, इसको विशेषकर ध्यान रखिए। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा किस प्रकार किया गया। तो जैसे आदिकाल को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल कहा है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, संधि चारण काल। ये आपको याद रखना है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल के पूछे तो वीर गाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, बीजवपन काल, जो पिछले सुपर टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, सिद्ध सामंत काल। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा, आरंभिक काल। जबकि डॉक्टर चंसर गुलेरी ने क्या कहा, अपभ्रंश काल। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा, अपभ्रंश काल। इसके अलावा कुछ और भी है, आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा, अपभ्रंश काल। ये नोट करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मोहन अवस्थी ने क्या कहा, आधार काल। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा, चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा, वीर काल। वासुदेव सिंह ने क्या कहा, उद्भव काल। जबकि शंभू सिंह ने क्या माना इसे, प्राचीन काल। राम खिलावन ने क्या कहा, संक्रमण काल। ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि आपका आसानी से पूरा तैयार हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, भक्तिकाल। क्या दिया गया, भक्तिकाल। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वाले एकेश्वरवादी थे, सगुण भक्ति वाले उसमें बहुदेववाद थे। तो निर्गुण भक्ति को 2 भागों में, एक ज्ञानाश्रयी, एक कृष्णाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण भक्ति को कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी 2 भागों में बांटा गया है। तो रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। ये बहुत हाईलाइट ध्यान रखना, किसको बांटा गया, रीतकाल को। यहाँ से तो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीतकाली कवि है। तो आइए इसको आसानी से आपको ट्रिकी वे में याद करवाते हैं। तो क्या दिएगा, रीतकाल के प्रमुख कवि, रीतकाल के 5 घने मित्र। भीम के 5 घने मित्र। ट्रिक क्या है, भीम के 5 घने मित्र। भी से भिखारी दास, म से मतिराम, के से केशव, पा से पद्माकर, च से चिंतामणि, घ से घनानंद, ने से नेवाज, मित्र से मित्र कुलपति, भाई से भूषण। तो ध्यान रखना, ये हाईलाइट पॉइंट है। आप ट्रिक अगर याद कर लिए, भीम के 5 घने मित्र, तो आपको पूरी तरीके से रीतकालीन कवि याद आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नामकरण किसके द्वारा किया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर
किया गया। तो अब आपसे क्वेश्चन यही बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युग का कवि है। तो भारतीय युग के कवियों के बारे में एक ट्रिक आपको याद कराते हैं। श्री बाप जी आज राधे राधे बोले, यानी पापा ने क्या कहा, राधे 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 बोला। तो श्री से श्रीनिवास दास, बा से बद्रीनारायण चौधरी, प से पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जी से जगमोहन सिंह, आज से अंबिका दत्त व्यास, राधे से राधे कृष्ण दास, राधे से राधाचरण गोस्वामी, बोले से बालकृष्ण भट्ट। ये आप याद रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भारतीय युग के कवियों के विषय में आपको जानकारी मिल गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है छायावाद काल। तो छायावाद काल के जो मुख्य हैं कौन है, तो ध्यान रखना मुकुटधर पांडे। कौन है, मुकुटधर पांडे। इसका वर्णन किसमें है, मुकुटधर पांडे हैं, जो कि किस पत्रिका में, हिंदी छायावाद ध्यान रखना इनकी पत्रिका ही थी। तो इसके लिए ट्रिक क्या याद रखना है छायावादी कवि के लिए, तो सजना महान है। कौन, सजना महान है, यानी पत्नी कहती है कि मेरा सजना महान है। स से सुमित्रानंद पंत, ज से जयशंकर प्रसाद, ना से निराला जी हैं, महान से महादेवी वर्मा हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी देख सकते हैं आप। छायावाद झरना काव्य के प्रारंभ से इसका आरंभ माना जाता है। किसका, छायावाद काल का, झरना काव्य के। तो इसका आरंभ लगभग कब की बात है, 1918 के समथिंग की बात की यह घटना है, या इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रगतिवाद। क्या याद रखना दोस्तों, प्रगतिवाद, जो कि बहुत हाईलाइट है। इसके प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन जी। कौन है, नागार्जुन, याद रखना है। सन 1938 में पंत द्वारा संपादित कौन सा, रूपाभ पत्र। कौन सा, रूपाभ पत्र, याद रखना। किसने संपादित किया, सुमित्रानंदन पंत ने। प्रगतिवाद का घोर समर्थन किया इसी के माध्यम से। तो इससे संबंधित जो कवि हैं आपकी जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाते हैं। रामराज ने 3 भाई को सुमन दिया। सुमन मतलब पुष्प होता है। रामराज ने 3 भाई को सुमन दिया। राम से रामविलास, राज से रागे राघव, ने से नागार्जुन है, 3 से त्रिलोचन जी हैं, को से केदारनाथ हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आ गया कि प्रयोगवाद। क्या है, प्रयोगवाद। चलिए इसके विषय में याद करवाते हैं। प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय जी। प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय जी। किस पत्रिका में इसका वर्णन है, प्रतीक पत्रिका में। किस पत्रिका में, प्रतीक। ध्यान रखना तार सप्तक के प्रथम अज्ञेय, यानी तार सप्तक जो पत्रिका निकाली जाती थी या तार सप्तक में जो वर्णन किया गया है उसमें उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, अज्ञेय जी के। ये विशेष कर याद रखना है। चलिए ध्यान रखना, ये 7 कवि जो सप्तक हैं, 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। किसने कहा है, अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी का कथन ये विशेष कर याद रखना है। ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ध्यान रखना। तो तार सप्तक के प्रथम भाग, यानी इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग के जो कवि हैं उसके लिए आपको एक ट्रिक है, उसको याद करवाते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेगा तार सप्तक के निम्नलिखित में से कौन कवि हैं। तो पहला ट्रिक क्या है, प्रभु राम ने आग लगाई। प्रभु राम ने आग बुझाई, प्रभु राम ने आग बुझाई। प्र से प्रभाकर, भू से भारत भूषण, रा से रामविलास हो गए, मा से मुक्तिबोध हो गया, ने से नेमीचंद, आ से अज्ञेय जी, ग से गिरिजा माथुर, बुझाई यानी साइलेंट वर्ड है। इस तरीके से एक छोटी ट्रिक के माध्यम से प्रयोगवाद के प्रथम सप्तक के जो भी कवि हैं उसको हम याद कर लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको लेके चलते हैं। द्वितीय सप्तक के विषय में देखते हैं। इसके लिए कवियों को याद करने का क्या ट्रिक है, राधा ने हंसकर श्याम को भवन ले गई। राधा ने क्या किया, हंसकर श्याम को भवन के अंदर ले गई। तो रा से रघुवीर सहाय, धा से धर्मवीर भारती, ने से नरेश मेहता, है से हरिनारायण जी हैं, सकर से शकुंतला माथुर, श्याम से शमशेर जी हैं, भवन से भवानी प्रसाद हैं। ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले पेज पर आपको लेके चलते हैं। तो इस पेज में क्या बताएंगे, तृतीय तार सप्तक के बारे में।
किसके? तृतीय तार सप्तक के बारे में। तो क्या ट्रिक है इसके लिए? काका सबको प्रयाग में ले गए। कहाँ ले गए? प्रयाग में। कौन ले गया? काका जी सबको प्रयाग में ले गए। तो का से कीर्ति चौधरी, का से केदारनाथ, स से सर्वेश्वर, ब से विजय देव, को से कुंवर सिंह, प्रयाग से प्रयाग नारायण, में से मदन वात्स्यायन। तो ध्यान रखना, तो पूछेगा तृतीय तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना वहाँ पर तृतीय से काका सबको प्रयाग ले गए। कहाँ पर? प्रयाग घुमाने ले गए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक याद है तो इसको आसानी से आप बना पाओगे। तो चलिए देखते हैं अगला चतुर्थ तार सप्तक। इसके लिए कवियों को याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? नशा से रास रही, यानी नशे का जैसे जो आदि पड़ गया तो नशा जैसे ही कर लेता है उसको रास आ जाती है, टेंशन फ्री हो जाता है, यानी नशा से रास रही। न से नंद किशोर, सा से सुमन राजे, से श्री राध वर्मा, र से राजेंद्र किशोर, ए से अवधेश कुमार, यश से स्वदेश भारती, रही से राजकुमार अंबुज। यदि ये छोटी सी ट्रिक याद है तो इतने नाम आपको एग्जैक्ट तो अगर नहीं याद होता है लेकिन फिर भी परीक्षा में देखते ही आप एक तर्क लगाकर इसको आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज और आज का अंतिम स्लाइड होगा, क्योंकि इस पीडीएफ में इतना ही है। अगले वीडियो के लिए हम नया पीडीएफ क्रिएट करेंगे और आपको एकदम त्रुटि विहीन मैटर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके विषय में देख लेते हैं। नई कविता, ये बहुत बार पूछा है कि नई कविता किसकी है और नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है। तो नई कविता का आरंभ 1953 की घटना है। कब दोस्तों? 1953 की घटना है। अब पूछता नई कविता शब्द किसने दिया है, तो अज्ञेय जी ने दिया है। कौन दिया है? अज्ञेय जी ने दिया है। किसके माध्यम से? अपनी पत्रिका प्रतीक के माध्यम से उन्होंने दिया है। लेकिन इसके अलावा भी आप याद रखना है, नई कविता के विकास का वास्तविक सुरेश जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता को दिया जाता है। यानी सबसे ज्यादा श्रेय किसको दिया जाता है? नई कविता। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य देखिए, प्रमुख कवि कौन कौन इसके? डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं, केदारनाथ सिंह जी हैं, कुंवर नारायण जी हैं, सर्वेश्वर दयाल जी हैं, सरस्वत दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण, इससे संबंधित जो प्रमुख इसके कवि हैं। तो वीडियो को इसी पर रोकेंगे, क्योंकि अगले वीडियो के लिए हम फिर से मैटर प्रोवाइड कराएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को एक नई राह दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा परीक्षा आपके लिए आसान होता जाएगा। आप जितना कम पढ़ के परीक्षा में बढ़ने की उतने ज़्यादा उलझनों में फंसेंगे। जब उलझन में फंस जाएंगे तो आपका कैरियर भी आपको उलझा देगा। इस वजह से सफलता का एक ही मंत्र है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि आप जिसके पास जितना रहेंगे उतना उसके बारे में जानेंगे। आप जिससे जितना दूर रहेंगे उतना उसके बारे में कम जान पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिए, तैयारी को एक अच्छी नींव देने के लिए उसके साथ जमकर लगिए। धन्यवाद।